दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे अपने पेंशन सेक्टर के टॉपिक में और बात करेंगे इस वीडियो में अटल पेंशन योजना के ऊपर। अब इस टॉपिक का हमने बेसिक्स जो है वो यहाँ पे कवर किया था, स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया में। यहाँ पे हमने बेसिक्स एनपीएस के भी कवर किए थे, इसके अंदर हमने बेसिक्स एपीवाई का भी कवर किया था कि कब इसको लॉन्च किया गया, क्या पर्पस थे, क्या बेसिक्स है, क्या रिटर्न्स ये प्रोवाइड करता है, कौन कौन लोग इसके अंदर कवर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ ये इनफ नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट को देखते हुए उसकी बातें करना हमें ज़रूरी है अपने एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे हमने एनपीएस की जब चर्चा की तो हमने एनपीएस के बेसिक्स को भी यहाँ पे समझा था, लेकिन स्टिल उसको पूरी तरीके से कवर अप करने के लिए हमने उसके जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उसको समझा और तब जाके हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेम मैनर में हम अटल पेंशन योजना के भी एफएक्यूज को कवर करेंगे और फिर जाके हमारा ये टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। रिपीट नहीं करेंगे, कुछ बेसिक्स है जो आपको पता है वो चीज़ें भी आपको दिखेंगी, बट काफ़ी सारी टेक्निकल और न्यू एलिमेंट्स हैं जो कि इस योजना को कवर करता है, इस योजना से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसकी बात हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे क्वेश्चन आंसर के मैनर में कि दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें पहुँच पाएंगी। तो बात करते हैं इसके एफएक्यूज के ऊपर। अगेन ये एफएक्यूज जो है ये इशू किया गया है पीएफआरडीए के द्वारा। 17/6/2022 का ये एडिशन है बेसिकली, जिसके अंदर इन्होंने सारे एफएक्यूज को समराइज करते हुए प्रोवाइड किया था। इनकी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा, बाकी इसका कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन पे भी ये अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके क्वेश्चंस को काफ़ी सारे कैटेगरी में बांटा गया है और कुछ 40-45 क्वेश्चन है जो इसके अंदर दी गई हैं। आने वाले 3-4 वीडियो के अंदर इसको पार्ट पार्ट में हम कवर करते हुए पूरा कर लेंगे और एक एट द एंड आपको एक कंपाइल्ड वीडियो भी मिल जाएगा जिसके अंदर सारी की सारी एक ही वीडियो के अंदर बातें होंगी। सबसे पहला जो इसका एरिया आता है वो आता है ओपनिंग ऑफ एपीवाई अकाउंट। एपीवाई अकाउंट को अगर ओपन करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं और उन सभी के जवाब को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज पेंशन। भैया पेंशन है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों है, व्हाई डू आई नीड इट। ठीक है, तो पेंशन बेसिकली क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक वर्किंग लाइफ स्पैन होता है वो होता है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। उसके बाद जब आप वर्किंग नहीं रहते उसको हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव ईयर्स। जब आप ऐसा कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करते लेकिन सर्वाइव करने के लिए आपको चाहिए होंगे इस पीरियड में भी क्या, इस पीरियड में भी आपको चाहिए होंगे पैसे, पैसों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको पेंशन के रूप में अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आपकी जो ओल्ड एज की जो ओल्ड लाइफ है आपकी, जो रिटायरमेंट लाइफ है आपकी, वो काफ़ी सिक्योर्ड हो जाएगी, काफ़ी आनंदमयी हो जाएगी अगर पेंशन के रूप में आपको कुछ पैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली एज द केस में भी आपको मिलते रहें। तो वो है हमारा पेंशन। पेंशन बेसिकली क्या है, एक प्रकार का मंथली इनकम है। दिस इज नॉट फॉर श्योर कि मंथली ही हो, ये और भी किसी पैटर्न पे हो सकता है, बट चलो इन शॉर्ट ऐसा माना जाता है कि पेंशन को एज अ सैलरी के रूप में देखा जाता है, थोड़ा अमाउंट लेकिन रेगुलर बेसिस पे आता रहे ताकि आपके जो बेसिक खर्चे हैं रेगुलर बेसिस के, मंथली बेसिस के, वो आप इससे मीट कर पाओ। तो इट इज अ मंथली इनकम जो कि आपको मिलेगा कब, जब आप अनप्रोडक्टिव ईयर्स में होंगे, जब आप रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये तो हो गया पेंशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत के लिए कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहला कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। तो उस केस में अगर आपको एक एडिशनल इनकम के रूप में पेंशन का पैसा मिलने लगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। अगला, द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। आपको पता है इंडिया के अंदर न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट करती हैं और वो जिस तरीके से आपका बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने डे टू डे लाइफ को मीट करने के लिए, उसको इजीली स्मूथली स्पेंड करने के लिए। तो उसमें भी पेंशन बहुत अच्छा योगदान प्रोवाइड करता है। अगला आता है माइग्रेशन ऑफ अर्निंग मेंबर्स। अगर आपके कोई अर्निंग मेंबर्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं किसी और शहर में, किसी और देश में, तो उस केस में भी आपको अपनी लाइवलीहुड मीट करने के लिए पेंशन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसा कि आपको पता है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो भविष्य में भी ये बढ़ेगा और भविष्य में जो भी आपकी इनकम रहेगी अगर उसमें एक एडिशनल सोर्स आपको पेंशन का मिल जाए या फिर जब आपकी इनकम खत्म हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट पेंशन के रूप में थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे तो आप अपनी जीवन की याचना वहां पे कर पाएंगे। अगला इंक्रीज लॉन्गेटिविटी है। जिस तरीके से हमारा लाइफ साइकिल जो है जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जो उसकी जो ड्यूरेशन है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें भी पेंशन बहुत अच्छा योगदान प्रोवाइड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो आपकी ओल्ड एज है उस लाइफ में आपको डिग्निटी प्रोवाइड करेगा अगर आप कम से कम डिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली किसी के ऊपर। मतलब कि आप अदर वेज में फिर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट अगर फाइनेंशियली आप बहुत ही कम डिपेंडेंट रहते हैं तो वो आपकी एक डिग्निटी प्रोवाइड करता है आपकी लाइफ में, आपकी ओल्ड एज की लाइफ में आपको एक स्मूथनेस प्रोवाइड होती है।
ठीक है। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन, ऑल्दो दीज आर नॉट द टेक्निकल क्वेश्चन, बट ये पहला सवाल था जिसके अंदर एक बेसिक बात की गई कि भैया पेंशन होता क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। नाउ कम टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि हमारा एपीवाई से रिलेटेड है, विच इज व्हाट इज अटल पेंशन योजना। तो इसका बेसिक हमने देखा था, अटल पेंशन योजना बेसिकली एक योजना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, उन्होंने लॉन्च किया। किसको ध्यान में रखते हुए, तो उन्होंने ध्यान में रखा उन लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं, जो कि अपने पेंशन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं सोच सकते, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उन लोगों का भी जो बुढ़ापा है वो ईजिली बीते, जो रिटायरमेंट की बात की जीवन है वो अच्छे से कट पाए, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका नाम रखा अटल पेंशन योजना। इसके तहत आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा बहुत पैसा 20, 50, 100, 200 जो भी आपकी क्षमता है उस अकॉर्डिंग आप मंथली कंट्रीब्यूट कीजिए, और वो जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप 60 की एज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक लमसम अमाउंट जो होगा वो मिला करेगा। आपकी डेथ होने के बाद जो आपके स्पाउस होंगे उनको मिलेगा, और जब इनकी भी डेथ हो जाएगी तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड फंड होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा अलॉन्ग विद दी रिटर्न्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेके आया जिसके अंदर एक अच्छा एक योगदान मिला उन सारे गरीब लोगों को जो कि पेंशन वगैरह के बारे में नहीं सोच पाते थे। ठीक है जी, कंट्रीब्यूट कब से कब तक करना होता है उस सारी बातों को भी हम आगे देखेंगे। तो दिस इज द बेसिक ऑफ अटल पेंशन योजना। जनरली जो यहाँ पे पेंशन अमाउंट है वो मिनिमम 1000 रुपीज और मैक्सिमम जा सकता है 5000 रुपीज पर मंथ से। इस अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज करना पड़ता है, वो आप देखोगे कि आपकी जो क्षमता होगी उस अकॉर्डिंग आप प्लान चूज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ज्यादा पेंशन का प्लान चूज करेंगे तो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा हर महीने, तो इंसान अपनी अर्निंग को देखते हुए प्लान ऑप्ट करता है और उस अकॉर्डिंग वो पहले कंट्रीब्यूट करता है टिल द एज ऑफ 60 इयर्स, और उसके बाद जाके उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अगला सवाल आता है, हु कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई। एपीवाई को कौन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दिस स्कीम इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया का सिटीजन होगा उसके लिए ये जो स्कीम है वो अवेलेबल है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, विच इज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। मतलब कोई माइनर जो है वो एपीवाई को ऑप्ट नहीं कर सकता, और अगर मेजर की बात करें तो टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, नॉट इवन 40 ईयर्स। मतलब कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है तो वो भी इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकता, उसको 40 से कम का होना पड़ेगा। ठीक है, 40 का अगर कोई हो गया है तो वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। और दूसरा कि उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब किसी बैंक के थ्रू आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है तो वो भी चल जाएगा। ये तो दो हो गए एसेंशियल क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको फैसिलिटेट करने के लिए दो और क्राइटेरिया की बात की जाती है, जिसके अंदर पहला आता है मोबाइल नंबर। मतलब क्या है कि आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। जब जब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहुंचेगा उसका आपको एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका कितना बैलेंस है वो आपको पता चल सकता है। आप उस मोबाइल के जरिए कॉल कर सकते हैं और जो भी कस्टमर केयर है उनसे बात कर सकते हैं, तो वो भी आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक एडिशनल क्राइटेरिया विच इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर, बट इट विल गिव यू मल्टीपल फैसिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू योर एपीवाई अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द आधार। आधार को भी यहाँ पे ऑप्शनल रखा गया था, ऑल्दो बट आप आगे इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आधार को भी आगे चल के मैंडेटरी कर दिया गया, क्योंकि आधार एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि भैया एपीवाई जो धारक हैं उनको भी आधार नंबर वहाँ पे फेच करवाना पड़ेगा अगर उनको जो बेनिफिट्स हैं वो सीमलेसली लेनी है। तो मतलब कि आज की डेट में जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टिल द एज ऑफ 60 इयर्स, तब तक तो आपके पास आधार ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जब बेनिफिट्स लेने की बारी आएगी तो आपसे कहा जाएगा कि भैया इसमें आधार अपडेट करवाओ। तो इसलिए इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि आधार इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर एपीवाई स्कीम। ठीक है, अगला सवाल आता है, वेदर एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड और एनपीएस सब्सक्राइबर कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई। अगर कोई ऑलरेडी एनपीएस के अंदर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या वो एपीवाई के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनपीएस के मौज तो ले ही रहे हो, साथ ही में अगर आप चाहते हो कि एपीवाई के बेनिफिट्स भी ऑप्ट करना तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। कंडीशंस वही रहेंगी जो पीछे थी, आपकी एज लिमिट वही होनी चाहिए 18 से 40 वाली, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर एंड आधार आपको फेच कराना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनपीएस होल्डर आपके पास ऑलरेडी एक पीआरएएन नंबर होगा तो उस केस में आपको एपीवाई में एक अलग से पीआरएएन नंबर नहीं मिलेगा, इसी पीआरएएन नंबर में आपका ये एपीवाई स्कीम जो है वो भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल, नथिंग एल्स।
अगला सवाल आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एपीवाई स्कीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल, जो आपको पता ही होना चाहिए कि भैया एपीवाई की इतनी चर्चा हो रही है, इसके फायदे क्या हैं। तो इसकी फायदे को आप समझे, आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि जब आप इस एपीवाई स्कीम में जाते हैं तभी आपको ये चीज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड बता दिया जाता है कि आप ये एक्स अमाउंट जमा करोगे। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लेके चलता हूँ कि आपको कहा गया कि आप अगर हर महीने 100 रुपये जमा करोगे टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, अभी आपकी उम्र है 18 साल, ठीक है, आप 60 साल की उम्र तक अगर 100 रुपये जमा करते हो इस स्कीम के तहत, तो आपको रिटायरमेंट के बाद 2000 रुपये हर महीने मिला करेंगे। हर महीने आपको 2000 रुपये मिला करेंगे जब तक आप रहेंगे। लेट से आप हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जब तक जीवित रहेंगे उनको 2000 रुपये की पेंशन मिलेगी। 60 साल के बाद शुरू हो जाएगी और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मिलेंगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, ये जो पेंशन है वो किसको मिलेगी, मिसेस एक्स को मिलेगी। ये पेंशन किसको मिलेगी, इनके स्पाउस को मिलेगी। कब तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती। सेम अमाउंट 2000 रुपये, ठीक है। और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो भी इनके नॉमिनी होंगे उनको कैलकुलेटेड अमाउंट, जितना भी आपका पैसा ये इकट्ठा हुआ होगा कॉर्पस के अंदर, वो सारा पैसा अलोंग विद जो भी उस पर रिटर्न्स कमाया होगा वो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, नॉमिनी को मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो प्री डिसाइडेड। लेट सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे 5 लाख रुपए, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं 5 लाख रुपए ये नॉमिनी को मिल जाएगा। दिस ऑल आर प्री डिसाइडेड। नाउ ये जो पैसा आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा होगा, इसको, इस फंड को अच्छे से मैनेज किया जा रहा होगा और इसकी भी कैलकुलेशन गवर्नमेंट पहले ही करके बैठी है कि अगर इतना इतना पैसा लेंगे तो वो इस एज के अकॉर्डिंग वो कितने साल इसमें देगा, तो ये 42 साल तक वो इस स्कीम को ऑप्ट करके रखेगा। 18 साल का है, 60 साल तक उसको कंट्रीब्यूशन करना रहेगा। तो इस 42 ईयर्स में वो कितना पैसा डालेगा और गवर्नमेंट उसमें कितना कमाएगी और क्या कॉर्पस यहाँ पे बना पाएगी। लेट्स से अगेन एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉर्पस बनाया, ऐसा सोचा था कि 50 लाख का कॉर्पस तो इकट्ठा हो ही जाएगा जिससे ये सारी चीजें मिट आउट करेगी गवर्नमेंट। लेट्स से जब आप रिटायर हुए तो इस कॉर्पस के अंदर जो इकट्ठा हो पाया वो सिर्फ हुआ है कितना, 40 लाख रुपए। तो ये 10 लाख का नुकसान कौन सहेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एश्योरेंस देती है कि अगर कुछ भी शॉर्टफॉल हुआ रिटर्न्स के अंदर तो वो कौन भरेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे फुलफिल करेगी। और इन केस अगर आपने ज्यादा कमा लिया, क्योंकि फ्यूचर की बात है आपको नहीं पता, हो सकता है आपने 50 लाख के बदले इस कॉर्पस में 60 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, 60 लाख रुपए आपके इकट्ठा हो गए, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा 60 लाख का जो फायदा है वो पास ऑन कर दिया जाएगा सब्सक्राइबर को। मतलब कि अगर कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं रखेगी, बट अगर कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है जो भी प्री डिसाइडेड है तो वो कौन बियर करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। तो बताओ इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। आपको हर तरीके से एश्योर कर दिया गया, आपकी जो लाइफ है उसको यहाँ पे सिक्योर कर दी गई इस मामले में कि आपको फ्यूचर में किसी भी सूरत में लॉस तो होगा ही नहीं। तो दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट जो कि एपीवाई स्कीम देता है। मैंने एग्जांपल के सॉल्व पे आपको समझाया है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो एक हुआ। दूसरा, जब ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई तो उसको लालच देने के लिए गवर्नमेंट ने एक को कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे स्कीम अपनाया। कहा क्या कि कोई भी व्यक्ति जो 1 जून 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में इस स्कीम को ऑप्ट करेगा तो उसको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट भी वहां पे को कंट्रीब्यूट करेगी। कितना को कंट्रीब्यूट करेगी, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 50%। मतलब कि सपोज करो एक सब्सक्राइबर है, वो इस स्कीम को ऑप्ट करता है और वो कंट्रीब्यूशन करता है लेट से 2000 रुपए एक साल में, ठीक है, 2000 रुपए एक साल में कंट्रीब्यूट करता है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भैया 2000 रुपए अगर एक साल में करते हो तो आप 5 साल में कितना करोगे, 5 साल में आप करोगे 10,000 रुपए। तो अगर आपने 5 साल में 10,000 रुपए कंट्रीब्यूशन किया है तो गवर्नमेंट कहती है हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे 5,000 रुपए, मतलब इसका 50%। और 1000 रुपए पर ईयर के हिसाब से, तो 1000 इंटू 5 भी कितना हो गया, 5000 रुपए। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ऑल्दो दोनों सेम आ गया। इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज आपका 3000 रुपए, तो 3000 रुपए अगर आपने कंट्रीब्यूट किया 5 साल तक तो आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, 15,000 रुपए। इसका 50% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 7,500। और गवर्नमेंट कहती है कि हम कितना करेंगे, 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से, हर साल के हिसाब से 1000 रुपए पर एनम के हिसाब से, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। और आपकी कंट्रीब्यूशन का 50% कितना आता है, 7,500। इन दोनों में से हम क्या देखेंगे, विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है, 5,000 रुपए। तो गवर्नमेंट आपके खाते में 5,000 रुपए एडिशनल डालेगी एज अ को कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसी का अपोजिट क्या हो सकता है कि सपोज जो आपका कंट्रीब्यूशन था वो था सिर्फ 1000 रुपए, तो 5 साल में कितना होगा, ये 1000 इंटू 5 साल में कितना होगा, 5,000 रुपए। इसका 50% कितना आएगा, 2,500 रुपए। और गवर्नमेंट 1000 रुपए पर एनम के हिसाब से निकालते हैं तो कितना होगा, 5,000 रुपए। अगेन इन दोनों में से क्या देखेगी, विच एवर इज लोअर, 2,500 रुपए। तो गवर्नमेंट आपको कितना प्रोवाइड करेगी यहाँ पे, 2,500 एज अ को कंट्रीब्यूशन। तो ये और एक बेनिफिट दिया गया किसको, उन लोगों को जो लोग इस पीरियड के दौरान ज्वाइन करेंगे। उसको कहा गया कि भैया आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन होगा उसका 50% गवर्नमेंट भी को कंट्रीब्यूट करेगी
और या फिर कह सकते हो 1000 रुपये पर मंथ, जो भी इनमें से कम होगा उतना गवर्नमेंट यहाँ पे आपको योगदान देगी। और साथ ही में ये कंडीशन क्या लगाएगी कि भैया जो को कंट्रीब्यूशन होगा ये कितने सालों के लिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक ये चलेगा। अब आप ये कहते हैं यहाँ पे कि सर ये बात हमें क्यों बता रहे हो, ये तो स्कीम जो है ये भी खत्म हो गई, ये को कंट्रीब्यूशन का पीरियड भी खत्म हो गया, आज के डेट में इसकी क्या रेलेवेंस है? तो आज के डेट में इसकी रेलेवेंस ये है कि ये फैसिलिटी उसको ही मिलेगी जिसने कि ज्वाइन किया इस पीरियड में और वो साथ निभा के रखेगा इस स्कीम का टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 60 साल की उम्र तक उस स्कीम के साथ बना रहेगा। सपोज इसके बीच में कोई अगर एग्जिट करने की सोचता है तो ये को कंट्रीब्यूशन का पैसा उसको नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई इस पीरियड में आपका सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहता है, फॉरेन सिटीजन बन जाता है, तो उसको भी ये इसका फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ये बैकग्राउंड पता होना जरूरी है, क्योंकि इसका भविष्य जो है वो कब तक रहेगा, जिन्होंने भी इसको ऑप्ट किया था और उनके 60 साल पूरे नहीं हो जाते। तो इसलिए ये स्कीम थी जो पीछे लाई गई थी और गवर्नमेंट ने उसको इस तरीके से प्रमोट किया था, ये आपको बात यहाँ पे पता लग जाती है। अगला सवाल आता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एपीवाई अकाउंट? क्या प्रोसीजर है? कोई भी नहीं, बहुत सिंपल है। अपने बैंक में जाइए, बैंक को अप्रोच कीजिए। आपका जहां पे भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में जाइए, किसी बैंक में है तो बैंक में जाइए, उनको अप्रोच करेंगे, वो आपका अकाउंट खोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेदर आधार नंबर इज कंपलसरी फॉर ज्वाइनिंग द स्कीम? क्या आधार कंपलसरी? तो जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया कि आधार एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया किसको, एपीवाई को, मतलब कि इसके अंदर ये चीज लाया गया कि एपीवाई होल्डर्स जो होंगे उसको भी उसको आधार से मैप करवाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको इजिली सीमलेसली अगर बेनिफिट्स लेने हैं इस स्कीम के, तो आपको आधार इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास एक वैलिड आधार नंबर है। और अगर सपोज आपके पास आधार नहीं है तो आपने अगर इनरोल कराया है तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर जो होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हाँ जी ये जो है हमारा क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। ऑल्दो इनिशियली इसको क्या रखा गया था, ऑप्शनल रखा गया था। आगे कह रहा है ओपन एपीवाई अकाउंट विदाउट सेविंग बैंक अकाउंट? बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे किसी बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो भी एपीवाई का स्कीम लेते हैं, जो भी आप इसके अंदर ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, उसके अंदर जितना भी पैसा डिसाइड हुआ, लेट से 100 रुपये पर मंथ अगर डिसाइड हुआ है कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे इस स्कीम के अंदर, तो ये 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिया जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली एक बार आपने इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो हर महीने 100 रुपये आपके बैंक से बार बार काट लिए जाएंगे। गवर्नमेंट आपसे बार बार पैसे मांगने नहीं आएगी, आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कटता रहेगा टिल द एज। और इस फैसिलिटी को तभी पूरा किया जा सकता है जब आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट हो, इसलिए इसको मैंडेटरी रखा गया। इसके बगैर तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप कंट्रीब्यूट कर पाएं इजीली मैनर में। नाउ इज इट रिक्वायर्ड टू फर्निश नॉमिनेशन व्हाइल ज्वाइनिंग द स्कीम? बिल्कुल जी, नॉमिनेशन भी मैंडेटरी है। जैसा कि आपको पता है एनपीएस के अंदर भी आपने ये चीज देखी थी कि नॉमिनेशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर ही किया जा रहा है आपको और आपके बाद में जो भी फैमिली में आपके बच जाते हैं उनको। तो आपका पैसा है वो कौन लेगा? आपकी अगर डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो आपका पैसा है उसका लाभ कौन उठाएगा? तो उसके लिए नॉमिनी का होना जरूरी है, क्योंकि एपीवाई स्कीम तो यहाँ तक ये बात कहता है कि भैया जो भी आपका पैसा इकट्ठा होगा आपको पेंशन देंगे, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो भी आपके नॉमिनी होंगे उसको पूरा पैसा रिटर्न के साथ लौटाया जाएगा। तो आप बताओगे ही नहीं नॉमिनी कौन है तो कैसे लौटाया जाएगा? तो इट इज ऑल्सो मैंडेटरी। नाउ इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ डिफॉल्ट नॉमिनी या ब्लड रिलेशन? हाँ जी, ऐसा भी प्रोविजन है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मैरिड के लिए है। मतलब कि अगर कोई मैरिड व्यक्ति है तो उसके स्पाउस को यहाँ पे डिफॉल्ट नॉमिनी माना जाता है, बट अगर कोई अनमैरिड है तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक वो नॉमिनेट नहीं करेगा तब तक वो नॉमिनी नहीं बना पाएगा। बट अगर कोई मैरिड व्यक्ति है तो उसके इसमें अगर वो नॉमिनेशन नहीं भी देता है तो मान लिया जाएगा जो भी उसके स्पाउस होंगे वो क्या है, उसके नॉमिनी है। अच्छा, जो अनमैरिड है उसने पहले किसी व्यक्ति को बना लिया, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी तो उसको अपने स्पाउस की डिटेल्स वहां पे देनी पड़ेगी और स्पाउस को ही वहां पे नॉमिनी बना लिया जाएगा। स्पाउस को नॉमिनी बनाने का बेसिकली पर्पस नहीं है। आप देखेंगे तो इसके अंदर कितने पार्टी इन्वॉल्व है इस एपीवाई के अंदर, तो इसके अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व है। लेट्स से मिस्टर एक्स इज द सब्सक्राइबर, तो इसके जो स्पाउस होंगी वो होंगी मिसेज एक्स, ठीक है। और एक मिस्टर जेड हो सकता है जिसको नॉमिनी आप बनाओ, हो सकता है आप इन्हीं को बनाओ या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को बनाओ। अब इसको आप अगर समझोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि भैया इस स्कीम की फैसिलिटी कुछ इस प्रकार से है कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको पेंशन मिलेगी, आपके मृत्यु के बाद जो आपका स्पाउस होगा उसको पेंशन मिलेगी, और जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो जो भी आपने नॉमिनी बनाया होगा उसको सारा पैसा, आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा रिफंड कर दिया जाएगा। किसको? आपके नॉमिनी को। इसलिए यहाँ पे तीनों लोगों की आवश्यकता है। आपको अगर अच्छे से फैसिलिटी अपनानी है तो आपको यहाँ पे तीनों डिफरेंट लोग यहाँ पे लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है सर। ना
हाउ मेनी एपीवाई अकाउंट आई कैन ओपन, कितने एपीवाई अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, तो भैया एक ही एपीवाई होगा। ये बेसिकली बेनिफिट दिया जा रहा है गरीब लोगों के लिए, इसमें कोई भी यहाँ पे जुगाड़बाजी या कोई भी यहाँ पे फ्रॉड करने की आप ना सोचें। एक बंदा एक ही एपीवाई अकाउंट खोल सकता है, एक ही PRAN नंबर यहाँ पे अलॉट किया जाएगा, उसी की बेसिस पे आप काम करोगे। एनपीएस होगा तो भी उसी PRAN नंबर से चलेगा, और एपीवाई होगा तो भी वही PRAN नंबर से ही काम आपका चलेगा। क्या माइनर जो है वो एपीवाई अकाउंट खोल सकता है? आपने पीछे देखा था एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 40 तक की है, तो ऑब्वियस सी बात है 18 से कम का व्यक्ति जो होगा वो एपीवाई अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो माइनर है वो एपीवाई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने अगर 40 साल कंप्लीट कर लिए, इफ आई हैव कंप्लीटेड 40 इयर्स कैन आई ज्वाइन अटल पेंशन योजना? बिल्कुल भी नहीं। लिमिट क्या बताई गई? 18 से 40। 40 का मतलब यहाँ पे ये है कि 39 ईयर्स 364 डेज यहां तक आप रहोगे तो आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आपका 365 डेज हो गया, मतलब आप 40 साल के हो गए, तब आप इसके अंदर नहीं आ सकते, एपीवाई योजना को आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द एज लिमिट, एज बार, जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे के चलता है। नाउ वेदर एनआरआई इज एलिजिबल टू ओपन एपीवाई अकाउंट, क्या एनआरआई जो है वो एपीवाई अकाउंट खोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खोल सकते हैं। बाकी कंडीशन मेट होनी चाहिए कि आपका एज ग्रुप ये होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप एनआरआई हैं तब भी आप एपीवाई के अंदर आ सकते हैं, इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर ओपनिंग ऑफ एपीवाई अकाउंट व्हाट विल हैपन इफ सब्सक्राइबर बिकम्स नॉन सिटीजन ऑफ कंट्री, मतलब कि जब आपने एलिजिबिलिटी देखा तो कहा गया कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ऑप्ट फॉर एपीवाई स्कीम। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिसने एपीवाई अकाउंट खुलवा लिया था, पहले सिटीजन ऑफ इंडिया था और लेटर ऑन वो क्या हो गया, नॉन सिटीजन हो गया कंट्री का, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो भी उसका अकाउंट चल रहा था उस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, और देखा जाएगा कि उसमें उसने कितने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, कितना उस पे उसको इंटरेस्ट मिला है, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्या? आपके AMC चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो लेस करेंगे, और जो भी पैसा निकल के आएगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर कोई ऐसा होगा जो 1 जून से लेके 31 मार्च वाला बंदा होगा, 1 जून 2015 से लेके अगर 31 मार्च वाला बंदा होगा तो उसको को कॉन्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी भी दी गई होगी। 31 मार्च वाला बंदा होगा तो इसको को कंट्रीब्यूशन की फैसिलिटी दी गई होगी, जहां पे गवर्नमेंट ने 5 साल तक इसके लिए को कंट्रीब्यूट किया होगा। तो क्या ये फायदा इसको देंगे? नहीं जी, ये फायदा इसको नहीं मिलेगा। आपको मैंने पीछे भी चीज समझाई थी कि ये गवर्नमेंट ने दिया प्रमोट करने के लिए, पहला प्रमोशन था कि आप इस पीरियड में इस स्कीम से जुड़े, दूसरा कि आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 60 साल की उम्र तक इस स्कीम के साथ बने रहें, बीच में भाग ना जाएं, इस को कंट्रीब्यूशन का फायदा उठा के गोली ना हो जाए। इसलिए कहा गया कि भैया आपको एंड तक बने रहोगे तभी आपको को कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई बीच में एग्जिस्ट करता है, एग्जिट कर जाता है ड्यू टू एनी रीजन, यहाँ पे एक रीजन देख रहे हैं हम जो कि नॉन सिटीजन हो गया कंट्री का, कोई और रीजन भी हो सकता है, आपका पर्सनल रीजन भी हो सकता है, बट अगर किसी भी रीजन से आप अपनी मैच्योरिटी जो है, आपको जो 60 साल की यहाँ पे सीमा बताई गई है, उससे पहले अगर आप एग्जिट करने का सोचते हो, तो जो भी को कंट्रीब्यूशन का फायदा जो गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट किया था उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, जिसमें हमने बात की कि एपीआई अकाउंट को किसी को ओपन करना हो तो उससे संबंधित क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। काफ़ी कुछ आपने यहाँ पे देखा है, इनसे रिलेटेड ही छोटी छोटी बातों से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। चलिए जी, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। टिल देन इतना ही, अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसकी बाकी सवालों को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट।